चैप्टर्स 313, 314, 315, 316, चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर 313, बाइनिंग बिंग वीएस यान 2। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था और मैच देख रहे लोग अब पूरी तरह से उसमें डूब चुके थे। सोचा नहीं था बाइनिंग बिंग सच में इतनी स्ट्रांग होगी, लॉर्ड यान्तु के साथ ऐसी बराबरी की टक्कर दे रही है। वो यान्तु के खिलाफ रैंक 2 आइसिकल गू इस्तेमाल कर रही है, लेकिन फिर भी कमजोर नहीं पड़ रही। मूव करते हुए गू वॉर्म से ठीक से अटैक करना गू मास्टर बैटल्स में बेसिक है, लेकिन बाइनिंग बिंग इसे एकदम परफेक्टली कर रही है। कोई शक नहीं, बाइनिंग बिंग एक जीनियस है और उसकी फाउंडेशन भी जबरदस्त सॉलिड है। तभी तो वो अब तक हारी नहीं है। फैंग युआन भीड़ के बीच में खड़ा शांति से मैच देख रहा था। वे यांग और शांग शिन सीआई भी आ चुके थे और उसके बगल में खड़े थे। तीनों ने भेस बदला हुआ था और भीड़ में छुपे हुए थे। बाइनिंग बिंग काफी जबरदस्ती से लड़ रही है। भले ही वो आइसिकल गू इस्तेमाल कर रही है, लेकिन जैसे हाई आइसिकल्स की गिनती बढ़ेगी, उसका प्राइमेवल एसेंस कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा। वे यांग को फिक्र हो रही थी। रैंक 3 और रैंक 4 के प्राइमेवल एसेंस में फर्क होता है, लेकिन यान्तु भी फायर पैलेट गू इस्तेमाल कर रहा है और उसका प्राइमेवल एसेंस भी लगातार कम हो रहा है। वो भले हाई रैंक 4 हो, लेकिन उसकी एप्टीट्यूड सिर्फ बी ग्रेड है। बाइनिंग बिंग अपनी ग्रेड एप्टीट्यूड की प्राइमेवल एसेंस रिकवरी स्पीड का फायदा उठाकर यान्तु के रैंक 4 कल्टिवेशन को टक्कर दे रही है। फैंग युआन एक नज़र में ही बाइनिंग बिंग की बैटल टैक्टिक्स समझ गया था। अगर ऐसा है तो ये बाइनिंग बिंग के लिए एक मुश्किल लड़ाई होगी। शैंग शिन सीआई ने कहा। ए फ्लैट, वो भी एक गू मास्टर थी। शांग यानफी की सिखाई हुई बातों से उसका नजरिया काफी बदल गया था और वो काफी चीजें समझने लगी थी। जब तीनों बातें कर रहे थे, बैटल स्टेज पर सिचुएशन अचानक बदल गई। छोटी बच्ची, तुझे उछाल कूद करना कुछ ज्यादा ही पसंद है। यान्तु के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आई जो मुस्कान जैसी लग भी नहीं रही थी। उसने अचानक अपना दाहिना हाथ उठाया और दर्जनों कदम दूर से बाइनिंग बिंग की तरफ लपका। जैसे ही उसके दाहिने हाथ ने एक पंजे जैसा आकर बनाया, उसकी हथेली पर एक गू वर्म का निशान चमका। वुश! आग के भड़कने की आवाज आई और पलक झपकते ही एक विशाल आग का पंजा बना और बाइनिंग बिंग की तरफ उड़ चला। इस विशाल पंजे की सिर्फ 3 उंगलियां थी, जो एक चील के पंजे जैसी दिख रही थी, बस ये नारंगी लाल रंग का था। आग जल रही थी और पंजे के उसके पास पहुंचने से पहले ही बाइनिंग बिंग को उसकी तीखी गर्मी महसूस होने लगी थी। ये एक रैंक 3 फायरी क्लॉ गू था। बाइनिंग बिंग ने तुरंत अपना मूवमेंट गू इस्तेमाल किया अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए और उनके बीच थोड़ी दूरी बनाने के लिए। उसने यान्तु के बारे में पहले ही जानकारी निकाल ली थी और तैयारी कर रखी थी। यूज पता था कि इस फायरी क्लॉ का अटैक रेंज फायर पैलेट से छोटा था। ये यान्तु से सिर्फ कुछ मीटर दूर तक ही जा सकता था। लेकिन यान्तु हंसा और उसने भी अपना मूवमेंट गू इस्तेमाल किया और तेजी से बाइनिंग बिंग के करीब आने लगा। उसका मूवमेंट गू रैंक 4 का था और बाइनिंग बिंग के गू के मुकाबले उसके इफेक्ट्स बेहतर थे। इसलिए बाइनिंग बिंग न सिर्फ दूरी नहीं बढ़ा पाई, बल्कि यान्तु और करीब आ गया। आग का पंजा लगातार उस पर गिर रहा था और लपकने की कोशिश कर रहा था। बाइनिंग बिंग के लिए फायरी क्लॉ से बचना मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो यान्तु के कुशल कंट्रोल में काफी तेज और स्टेबल था। बाइनिंग बिंग की हालत और खराब होती जा रही थी क्योंकि वो बार बार घास पर लुढ़क रही थी। बूम! फायरी क्लॉ बाइनिंग बिंग के कंधे को छूटा हुआ घास पर जा गिरा और तुरंत घास के यूएस हिस्से में आग लग गई। आग तेजी से भड़की और फैलने लगी। यान्तु ने सोचा और फायरी क्लॉ आग के अंदर से फिर से उठ गया। बस अब वो उतना खतरनाक नहीं लग रहा था जितना पहले लग रहा था। लेकिन यान्तु के प्राइमेवल सी लेवल में थोड़ी सी कमी आते ही फायरी क्लॉ ने तुरंत अपनी शान वापस पा ली और सारी सुस्ती गायब हो गई। फ्रॉस्ट एरो गू! बाइनिंग बिंग ने अपने पैर जमाए और अपनी छोटी उंगली उठाई। फ्रॉस्ट एरो गू वहीं था और उसने एक नीला टैटू बना रखा था। बर्फीली नीली भाप का एक गोला बना। पलक झपकते ही बर्फीली भाप एक तीर में बदल गई। तीर ने फायरी क्लॉ पर हमला किया और उसकी बढ़ती हुई आग को दबा दिया। फ्रॉस्ट एरो गू एक रैंक 4 गू था जिसे बाइनिंग बिंग ने ऑक्शन में खरीदा था। इस्तेमाल होते ही इसने अपना दबदबा बना लिया। फायरी क्लॉ ऐसा लग रहा था जैसे बुझने ही वाला हो। यान्तु ने थोड़ा माथा सिकोड़ा, फिर खर्चे की परवाह किए बिना उसने प्राइमेवल एसेंस डाला और फायरी क्लॉ ठीक होने के संकेत दिखाने लगा। लेकिन बाइनिंग बिंग यूज अपनी मर्जी कैसे करने देती? वुश वुश वुश! उसने आइसिकल गू एक्टिवेट किया और साथ ही चुपके से आइस एक्सप्लोजन गू भी एक्टिवेट कर दिया। बैंग! आइसिकल्स फायरी क्लॉ से टकराते हाई फट गए।
इस जोरदार धमाके ने फायरी क्लॉ को पूरी तरह बुझा दिया। फायरी क्लॉ गू वापस उड़ने लगा। यान्तु यूज खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कुछ कदम आगे बढ़ाए और अपने हाथ से फायरी क्लॉ गू को पकड़ लिया। जैसे ही वो वापस एक निशान में बदला, बाइनिंग बिंग ने ये मौका नहीं छोड़ा। उसने दो लंबी बर्फ की तलवारें बनाई और दोनों हाथों से उन्हें यान्तु की तरफ घुमा दिया। तलवारें उसके शरीर तक पहुंचने से पहले ही यान्तु ने एक ठंडी हवा की तरह एक तीखा मारने का इरादा महसूस किया। क्या बढ़िया तलवार है! यान्तु ने एक अजीब सी मुस्कान दी और फिर अचानक जोर से नाक से सांस छोड़ी। उसके नाक से दो आग के सांप निकल पड़े। आग के सांप शुरू में सिर्फ एक हार के साइज के थे, लेकिन तेजी से बढ़ने लगे और पलक झपकते ही वो कई मीटर लंबे और एक बाल्टी जितने चौड़े बड़े अजगरों में बदल गए। एक आग का सांप बाइनिंग बिंग के सामने बढ़ा और उसकी दोनों तलवारों को रोक लिया, जबकि दूसरा सांप साइड से घूमकर बाइनिंग बिंग के पीछे पहुंचा और उस पर हमले शुरू कर दिए। आ गए लॉर्ड यान्तु का ट्विन स्नेक अटैक। अफसोस, मैं इसी मूव से हारा था। यान्तु का दोनों सांपों पर कंट्रोल कमाल का है। दुश्मन दोनों से बच नहीं पाता, उनसे निपटना सच में बहुत मुश्किल है। जलते हुए सांपों ने ऑडियंस में हंगामा मचा दिया। बाइनिंग बिंग का चेहरा गंभीर था। उसकी नीली ईल में लड़ने का जज्बा बर्फ की तरह जम गया था। आग के सांपों ने यूएस पर जबरदस्त प्रेशर डाला, लेकिन इससे उल्टा उसका लड़ने का जोश और बढ़ गया। बाइनिंग बिंग ने अपनी दोनों तलवारें चलाई और दो आग के सांपों से लड़ी, जबकि यान्तु बैटल रंगे के बाहर खड़ा सांपों को कंट्रोल कर रहा था। यान्तु एक साथ 3 काम कर सकता था। भले ही वो अभी सिर्फ 2 आग के सांपों को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन मूवमेंट इतना शानदार और कंट्रोल इतना सटीक था कि इससे उसकी मानसिक ऊर्जा और ज्यादा खर्च हो रही थी। फायरी स्नेक गू एक रैंक 4 गू था और डू रैंक 4 गू के पिंसर अटैक के नीचे बाइनिंग बिंग धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। उसके लिए हमलों से बचना मुश्किल होता जा रहा था। आखिरकार उसका मूवमेंट गू और डिफेंसिव गू उतने खास नहीं थे। बाइनिंग बिंग एक ऑफेंस टाइप गू मास्टर थी और उसके गू सेट में अटैक ही सबसे जरूरी था, जबकि मूवमेंट और डिफेंस कमजोर साइड पर थे। इस बारे में वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। गू मास्टर का प्राइमीवल एसेंस सीमित होता है और अनंत नहीं, इसलिए उन्हें अपने प्राइमीवल एसेंस का इस्तेमाल ठीक से बांटना पड़ता है। बाइनिंग बिंग ने अपने प्राइमीवल एसेंस का ज्यादातर हिस्सा अटैक में लगा रखा था, जबकि मूवमेंट और डिफेंस के लिए बचा हुआ प्राइमीवल एसेंस काफी कम था। इसी वजह से उसने जो मूवमेंट गू और डिफेंसिव गू जमा किए थे वो ऐसे गू थे जो कम प्राइमीवल एसेंस खाते थे। जो गू वॉर्म्स कम प्राइमीवल एसेंस खाते थे वो स्वाभाविक रूप से थोड़े कम असरदार होते थे। आखिर जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। ये दो आग के सांप बाइनिंग बिंग के ऑप्शंस कम कर रहे हैं। देखो, अगर बाइनिंग बिंग के हमलों से फायरी स्नेक्स को नुकसान होता है तो यान्तु बस अपना प्राइमीवल एसेंस खर्च करके उन्हें ठीक कर देगा। अगर ये चलता रहा तो अच्छा नहीं होगा। वे यांग स्टेज के पास खड़ा था, उसके माथे पर शिकन थी। फैंग युआन की निगाहें चमकी। वो कुछ बोला नहीं, लेकिन बाइनिंग बिंग के अगले कदम का इंतजार कर रहा था। बाइनिंग बिंग ने अचानक हमलों की बौछार कर दी। उसने फ्रॉस्ट ब्रेथ गू और फ्रॉस्ट एरो गू एक के बाद एक इस्तेमाल किए। लगातार ठंडी हवा ने आग के सांपों के हमले को धीमा और कमजोर कर दिया, लेकिन इस हमले की बौछार ने उसके प्राइमीवल एसेंस का खर्च तेजी से बढ़ा दिया। छोटी बच्ची, छटपटाना बैंड कर। यान्तु हंसा और आग के गोलों की बौछार कर दी। इनमें से कुछ फायर पैलेट्स बाइनिंग बिंग की तरफ गए, जिससे वो बचने के लिए मजबूर हो गई और उसकी एनर्जी वेस्ट हुई। बाकी पैलेट्स आग के सांपों की तरफ गए और उनमें मिल गए, जिससे कमजोर पड़े आग के सांप और भी जोशीले हो गए। यह फायर पैलेट गू और फायरी स्नेक गू का कॉम्बिनेशन बैटल टैक्टिक था। यान्तु ने बैटल स्टेज पर सैकड़ों लड़ाइयां लड़ने के बाद इस टैक्टिक को बेहतर बनाया था। उसके मुकाबले भले ही बाइनिंग बिंग में टैलेंट था, वो स्मार्ट थी और उसकी समझ भी तेज थी, लेकिन उसने बहुत कम वक्त गुजारा था और उसके पास यान्तु जितना अनुभव नहीं था। बाइनिंग बिंग ने सोचा कि वो एक्सप्लोसिव अटैक करके दोनों फायरी स्नेक्स को हरा देगी, लेकिन यान्तु ने उसकी चाल समझ ली और तुरंत जवाबी हमला किया। बाइनिंग बिंग की कोशिश को नाकाम कर दिया और अपनी होशियारी और अनुभव का प्रदर्शन किया। फ्लैट वो इससे कैसे निपटेंगी? वे यांग के माथे पर गहरी शिकन थी। सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही। शैंग शिनसियाई ने भी धीरे धीरे मैच का एनालिसिस किया। बाइनिंग बिंग की गहरी नीली इल्म में एक फैसला लेने वाली रोशनी चमकी। आइस क्रिस्टल गू। उसने अपना विटल गू इस्तेमाल किया, उसका असली ट्रम्प कार्ड। उसका इरादा इसे इतनी जल्दी इस्तेमाल करने का नहीं था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। मैच शुरू होने के बाद से शुरुआती बराबरी के अलावा यान्तु धीरे धीरे इनिशिएटिव हासिल कर रहा था और यूएस पर हावी हो रहा था। बाइनिंग बिंग एक अटैक टाइप गू मास्टर थी। अगर यूज इनिशिएटिव वापस लेना था तो उस अपना ऑफेंस और भी बढ़ाना पड़ेगा।
क्रीक। बाइनिंग बिंग के पूरे शरीर से कड़कने की आवाजें आने लगी जैसे पानी बर्फ में जम रहा हो। पलक झपकते ही वो एक इंसानी बर्फ के क्रिस्टल में बदल गई। उसका शरीर थोड़ा फैल गया और उसके चांदी जैसे बाल पाले से ढक गए और सख्त हो गए। बर्फ के क्रिस्टल बर्फ की तलवारों की तरफ फैल गए, जिससे वो और भी तेज, ठंडी और मजबूत हो गई। ओ छोटी बच्ची, अब तुम पूरी ताकत लगा रही हो? यान्तु बोला, लेकिन जल्दी उसकी मुस्कान उसके चेहरे पर जम गई। बाइनिंग बिंग का पूरा शरीर बर्फ के क्रिस्टल में बदल गया था और अब उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं थी, क्योंकि उसका अटैक और डिफेंस एक हो गए थे। वो सीधे आग के सांपों के हमलों को चीरती हुई यान्तु की तरफ बढ़ी। घुड़सवार को मारने के लिए पहले उसके घोड़े को मारो। डाकुओं को पकड़ने के लिए पहले उनके सरदार को पकड़ो। यान्तु ने तुरंत एक और फायरी स्नेक को बुलाया और बाइनिंग बिंग को रोका। फ्रॉस्ट ब्रेथ गू। बाइनिंग बिंग ने नीली ठंडी सांस छोड़ी। अपने बर्फ के रूप में उसने जो ठंडी हवा छोड़ी वो एक अलग ही लेवल की थी। फायरी स्नेक इस ठंडी सांस से तुरंत सिकुड़ गया। बाइनिंग बिंग ने यान्तु की तरफ बढ़ना जारी रखा। बूढ़े यान्तु, हिम्मत है तो आकर मुझसे लड़ो। यान्तु गंभीर हो गया, वो क्लोज कॉम्बैट में एक्सपर्ट नहीं था। बाइनिंग बिंग की ताकत कमाल की थी, अगर वो उसके साथ क्लोज कॉम्बैट में लड़ा तो उसकी बैंड बच जाएगी। वो भले हाई रैंक 4 का था और शक्तिशाली फायर पाथ पर चलता था, लेकिन यान्तु का लड़ने का तरीका हिट एंड रन था और उसके चालाक स्वभाव के कारण वो बाइनिंग बिंग की बातों से उकसावे में नहीं आया और अपने मूवमेंट गू से पीछे हटने लगा। बाइनिंग बिंग का दिल डूब गया। उसका शरीर बर्फ के क्रिस्टल में बदल गया था, इसलिए उसका मूवमेंट गू पहले से कम असरदार था। अगर यूज यान्तु को पकड़ना था तो यूज धीमा करना पड़ेगा। इसके बाद बाइनिंग बिंग ने लगातार फ्रॉस्ट एरोस चलाए। फ्रॉस्ट एरोस की ठंडी, बर्फीली हवा में मांसपेशियों और खून को जमाने का असर था, जिससे टारगेट की मूवमेंट धीमी हो जाती। लेकिन यान्तु ने अपनी बेहतरीन टेक्निक से आसानी से उन्हें डोज कर लिया। एक भी फ्रॉस्ट एरो इस पर नहीं लगा। फ्रॉस्ट एरोज यान्तु को नहीं लग पाए, जिससे बाइनिंग बिंग और उसके बीच की दूरी और बढ़ गई। यान्तु ठंडा हंसा, उसे एक जूनियर से इस तरह पीछा किए जाने पर कोई शर्म महसूस नहीं हुई। उसने सबसे अच्छा फैसला लिया। आइस क्रिस्टल गू को बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। अगर इसे ज्यादा देर तक इस्तेमाल किया जाता तो यूजर पूरी तरह से बर्फ के क्रिस्टल में बदलकर एक बर्फ की मूर्ति बन सकता था। इसलिए बाइनिंग बिंग ने आइस क्रिस्टल गू के साथ वाइटैलिटी गू का इस्तेमाल किया ताकि अपनी जीवन शक्ति बनाए रखे। लेकिन वाइटैलिटी गू भी आइस क्रिस्टल गू के इस्तेमाल का समय सिर्फ थोड़ा बढ़ा सकता था। यान्तु ये बात अच्छे से जानता था। बाइनिंग बिंग ने उसके बारे में जांच पड़ताल की थी, उसने भी बाइनिंग बिंग के बारे में जांच पड़ताल की थी। जब तक वो इस मैच को लंबा खींचता, जीत उसकी ही होनी थी। भले हाई इस तरीके में फायर पाथ गू मास्टर्स का जरा भर भी दबदबा नहीं दिख रहा था, लेकिन ये बिना किसी शक के सबसे अच्छा टैक्टिक था। बाइनिंग बिंग रुक गई। मेन इस बूढ़े पर निशाना नहीं लगा पा रही, अब सिर्फ वही मूव सिचुएशन बदल सकता है। उसकी ईड़ में एक पाल के लिए हिचकिचाहट चमकी। मुझे ये मूव इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? चैप्टर 314, जीत और हार। बाइनिंग बिंग सिर्फ एक सेकंड के लिए हिचकिचाई, फिर उसकी नीली ईड़ी में एक मजबूत फैसले की रोशनी चमक उठी। आइस ब्लेड स्टॉर्म, एक बार फिर से आजा। बाइनिंग बिंग ने धीरे से सांस छोड़ते हुए कहा। उसने अपनी बाहें उठाई, तेज धार वाली बर्फ की तलवारें उसके हाथों का ही हिस्सा लग रही थीं। उसके आइस क्रिस्टल रूप ने एक खतरनाक और हावी होने वाला ऑरा पैदा किया। वाइटैलिटी गू ने एक गर्म सी लहर छोड़ दी जो उसके दिल, जिगर और दूसरे अंगों से गुजरी, उसकी जिंदगी की शक्ति का एक हिस्सा बनाए रखा और बाइनिंग बिंग को पूरी तरह बर्फ के क्रिस्टल में बदलने से रोका। वाइटैलिटी गू का एक और फायदा था कि एक बार एक्टिवेट होने के बाद वो जीवन शक्ति से भरी एक गर्म लहर में बदल जाती थी और अपने आप चलती रहती थी। यूज अलग से कंट्रोल करने की जरूरत नहीं थी। स्वर्ल गू, टॉर्नेडो गू। बाइनिंग बिंग ने एक के बाद एक ये दोनों गू इस्तेमाल किए। स्वर्ल गू एक मूवमेंट गू था जो गू मास्टर की घूमने की स्पीड बढ़ा देता था। ए फ्लैट जब ये एक्टिवेट हुआ, बाइनिंग बिंग का पूरा शरीर तेजी से घूमने लगा। और टॉर्नेडो गू के एक्टिवेट होते ही एक बवांदार पैदा हो गया। बवांदार ने बाइनिंग बिंग को धक लिया और कुछ हाई सेकंड्स में एक बड़े टॉर्नेडो में बदल गया। गहरा नीला टॉर्नेडो एक युवा नीले ड्रैगन जैसा लग रहा था जो हवा में उठ रहा हो। आइस एज गू, आइस क्रिस्टल गू, स्वर्ल गू और टॉर्नेडो गू, बाइनिंग बिंग एक साथ 4 काम कर रही थी। नहीं, अभी भी खत्म नहीं हुआ था। फ्रॉस्ट ब्रेथ गू। बाइनिंग बिंग ने सांस छोड़ी और ठंडी हवा तुरंत उसके चारों तरफ फैल गई। अपने मांस के शरीर से
वो फ्रॉस्ट ब्रेथ गू को थोड़े थोड़े वक्त के लिए हाई एक्टिवेट कर सकती थी ताकि उसका मुंह और जीभ जम ना जाए, लेकिन आइस क्रिस्टल में बदलने के बाद वो लगातार ठंडी सांस छोड़ सकती थी। ठंडी हवा टॉर्नेडो में मिल गई और उस एक बर्फ के टॉर्नेडो में बदल दिया। हवा हर तरफ बहने लगी, घास उड़ गई और घास के मैदान पर हल्की नीली बर्फ की परत जम गई। इस पल बाइनिंग बिंग एक साथ 5 काम कर रही थी। यह 10 एक्सट्रीम फिजिक का टैलेंट था जो दुनिया को नीची नजर से देख सकता था। इस मामले में बाइनिंग बिंग पहले हाईफैंग युआन को पीछे छोड़ चुकी थी। किलर मूव फिर से सामने आया, आइस ब्लेड स्टॉर्म। ठंडी हवा उठने लगी और आसपास का तापमान तेजी से गिर गया। तेज धार वाली बर्फ की तलवारों ने टॉर्नेडो को और भी ज्यादा ताकत दे दी। दोनों आग के सांप अनजाने में टॉर्नेडो की तरफ बढ़े और उन्हें भारी चोट आई। सांपों के सिर और उनके शरीर का ज्यादातर हिस्सा बर्फ के तूफान से कट गया। आग के सांप जल्दी से पीछे हट गए। आग उनमें समा गई और सांपों के सिर और उनके शरीर फिर से बन गए, लेकिन उनके शरीर पहले के साइज से आधे भी नहीं थे। बर्फ का तूफान और शक्तिशाली होता जा रहा था। बड़ी मात्रा में बर्फ घास के मैदान पर फैल रही थी। घास के मैदान के जो हिस्से जल रहे थे वो बर्फ के कारण बुझने लगे थे। यान्तु की ये नज़ारा देखकर सिकुड़ गई और उसने आग के सांपों को अपनी नाक में वापस बुला लिया। ये कैसा मूव है? मैंने बाइनिंग बिंग को ये मूव इस्तेमाल करते हुए कभी नहीं देखा। किलर मूव, ये बिल्कुल एक किलर मूव है। ऑडियंस में हंगामा मच गया और वो जोर जोर से चर्चा करने लगे। वे यांग के चेहरे पर भी हैरानी थी, इतना शक्तिशाली किलर मूव। बाइनिंग बिंग ने इस अटैक के लिए कितने गु इस्तेमाल किए हैं? शैंग शिनसियाई की निगाहें घबराई हुई और उम्मीद से भरी थीं। यह मूव इतना स्ट्रांग है, हो सकता है वो यान्तु के खिलाफ जीत जाए। फैंग युआन शांत था और मैच पर कंसंट्रेट कर रहा था। उसने बाइनिंग बिंग को पहले भी आइस ब्लेड स्टॉर्म इस्तेमाल करते हुए देखा था, लेकिन अब इस आइस ब्लेड स्टॉर्म की ताकत एक पूरे नए लेवल पर पहुंच चुकी थी। बाइनिंग बिंग की ग्रोथ हैरान करने वाली थी। उसके पास कमाल की एप्टीट्यूड और टैलेंट था और उसके गू सेट के साथ मिलकर वो एक यूनिक गू मास्टर थी। फ्लैट देखकर लग रहा था कि उसने अपने मेहनत से बनाए किलर मूव आइस ब्लेड स्टॉर्म को छोड़ा नहीं था, बल्कि उस और बेहतर बनाया था। तुम्हारे पास अभी भी ऐसा ट्रम्प कार्ड बचा था। यान्तु अब शांत नहीं था। जिस पल आइस ब्लेड स्टॉर्म आया, उसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डगमगा गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यूज एक जूनियर, एक रैंक 3 गो मास्टर से ऐसी फीलिंग आ रही थी। बाइनिंग बिंग की ताकत ने यान्तु की उम्मीदों को पार कर दिया था और उसे एक तेज खतरा महसूस करवाया था। किलर मूव अक्सर कई गू वॉर्म्स को एक साथ इस्तेमाल करके बनाया जाता है। सोची समझी जोड़ी के जरिए एक बेहद शक्तिशाली मूव पैदा होता है। एक किलर मूव ऐसी चीज नहीं थी जो सभी गू मास्टर्स के पास हो। सिर्फ उनके पास जिनके पास बहुत अनुभव हो या जबरदस्त टैलेंट हो, वही अपने किलर मूव्स डेवलप कर सकते थे। किलर मूव्स अक्सर बहुत सारा प्राइमेवल एसेंस खर्च करते थे और दिमाग पर बहुत जोर डालते थे, लेकिन उनकी ताकत बिना किसी शक के कल्पना से भी परे थी। ये ठीक नहीं है, यह मूव और स्ट्रांग होता जा रहा है, मुझे इसे जल्दी दबाना होगा। अगर मैंने इसे बढ़ने दिया और मोमेंटम जमा करने दिया तो ये सच में अनस्टॉपेबल हो जाएगा। यान्तु एक अनुभवी वेटरन था और जल्द ही उसने एक कमजोरी देख ली। अगर कोई और गू मास्टर होता तो उनमें से ज्यादातर डर से काम जाते और चुपचाप बदलाव देखने का फैसला करते, लेकिन यान्तु बेहद चालाक था और इस किलर मूव की कमजोरी को समझ गया। यूज साधारण मूव से काबू करना मुश्किल होगा, मैं बस प्राइमेवल एसेंस बर्बाद करूंगा। मैडम ऐसा है तो मैं उसके किलर मूव के खिलाफ अपना किलर मूव इस्तेमाल करूंगा। यान्तु ने फैसला कर लिया। फ्यूल ऑयल गू। उसने अपना मुंह पूरा खोला और बड़ी मात्रा में तेल उगल दिया। एम्बर रंग के तेल से एक तीखी गंध आ रही थी। यान्तु ने फ्यूल ऑयल गू को एक्टिवेट करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी, जरा सी भी झिझक नहीं दिखाई। तेल एक छोटे झरने की तरह घास के मैदान पर गिरा और लहरों में बदल गया। तेल की लहरों ने कुछ हाई सेकंड्स में पूरे बैटलफील्ड को डुबो दिया। आइस ब्लेड स्टॉर्म बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। ठंडी हवा और फैल रही थी। तेल की रफ्तार तूफान के पास आते ही धीमी हो गई, क्योंकि बड़ी मात्रा में तेल उड़ गया था। आइस ब्लेड स्टॉर्म में एक्सप्लोसिव पावर थी, लेकिन ठंडक इतनी नहीं थी कि तेल को जमा दे। एक ही बार में पूरे बैटलफील्ड पर तेल की बारिश होने लगी। आइस ब्लेड स्टॉर्म के आसपास के इलाके को छोड़कर तेल की एक मोटी परत घास के मैदान के बाकी सभी इलाकों पर छा गई, लगभग एक दाल दाल बन गया। फायरी स्नेक गू। यान्तु ने नाक से सांस छोड़ी और पहले वाले दो आग के सांप फिर से आ गए। 20% येलो गोल्ड प्राइमेवल एसेंस खर्च हुआ ताकि आग के सांप अपने पीक साइज और पावर में वापस आ सकें।
आग के सांप जमीन पर उतरे और तुरंत भड़कती हुई आग पैदा कर दी। लाल आग तेजी से फैली और पूरा बैटल स्टेज पाल भर में आग के समंदर में बदल गया। आग घास के मैदान पर तेजी से जल रही थी, हरी घास मुरझा गई और राख में बदल गई जिसने फिर जल रही आग को और बढ़ावा दिया। सुपर साइज बैटल स्टेज में आग से सिर्फ एक जगह महफूज बची थी और वो बर्फ में जमी हुई थी। ये वो जगह थी जहां बाइनिंग बिंग का आइस ब्लेड स्टॉर्म था। उसने और यान्तू ने घास के मैदान को बर्फ और आग के इलाके में बदल दिया था। दो एक्सट्रीम्स का टकराव। दोनों आग के सांप आग के समंदर में खुशी से घूम रहे थे, घूमते हुए आइस ब्लेड स्टॉर्म के चक्कर लगा रहे थे और हमला करने की जल्दी में नहीं थे। बाइनिंग बिंग का आइस ब्लेड स्टॉर्म भी लगातार बड़ा हो रहा था और शक्ति जमा कर रहा था। टॉर्नेडो का ऊपरी हिस्सा लगातार मूवमेंट के कारण एक गुंबद जैसा हो गया था। वुश वुश वुश। बर्फ का टॉर्नेडो जोरदार आवाजें कर रहा था और एक शानदार ऑरा दे रहा था, जिससे ऑडियंस उम्मीद से अपने होठ चाटने लगे। मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं, फायरी क्लॉगू। यान तो अचानक चिल्लाया। उसके पास 4 फायरी क्लॉज गूदा और अभी उसने अन सबको भेजे दिया। उसका प्राइमिवल एसेंस बुरी तरह से कम हो गया। उसके अपचर में प्राइमिवल सी तेजी से उथल पुथल करने लगा और सुनहरे समंदर का लेवल तेजी से गिरा। 4 फायरी क्लॉर्गू आइस ब्लेड स्टॉर्म की तरफ नहीं बढ़े, बल्कि वो आग के सांपों की तरफ उड़े और उनमें मिल गए। एक पाल में दोनों आग के सांपों के पंजे निकल आए। पंजे वाले सांप अब सांप नहीं बल्कि ड्रैगन थे। दोनों आग के ड्रैगन आग के समंदर में सिर ऊंचा करके उड़ रहे थे, अपने पंजे लहरा रहे थे और एक ललकारने वाली आक्रामकता दिखा रहे थे। लॉर्ड यान्तू ने फायरी स्नेक गू और फायरी क्लॉर्गू को मिलाकर रैंक 5 फायरी ड्रैगन गू की थोड़ी सी शक्ति दिखाई है। सोचा नहीं था कि इस मैच में हमें लॉर्ड यान्तू का किलर मूव देखने को मिलेगा, फायर सी ट्विन ड्रैगन किल। बाइनिंग बिंग बस एक न्यूबी है, उस अपने आप पर गर्व होना चाहिए। यान्तू को अपना किलर मूव इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। ऑडियंस इस सीन पर पूरी तरह से एक्साइटेड थी। दोनों तरफ ने अपने किलर मूव्स निकाल दिए थे। बैटल अचानक क्लाइमैक्स पर पहुंच गई थी। किलर मूव वीएस किलर मूव। क्या जीत यान्तू के फायर सी ट्विन ड्रैगन किल की होगी, जिसकी विशाल और शानदार शक्ति थी, या फिर बाइनिंग बिंग का दुनिया को निगलने वाला आइस ब्लेड स्टॉर्म होगा जो बैटल स्टेज के आधे आसमान को हरा देगा? सबकी निगाहें बैटल स्टेज पर टिकी हुई थीं, उम्मीद से इंतजार कर रहे थे। आग के ड्रैगनों ने अपने सिर उठाए और एक शांत दहाड़ के साथ दो तरफ से आगे लपके। आग के ड्रैगनों ने बर्फ के तूफान पर हमला किया, उस अपने आग के पंजों से चीरते हुए। उनका पूरा शरीर बर्फ के तूफान के चारों तरफ लिपट गया। सफेद और नीला बर्फ का तूफान एक बड़े स्तंभ की तरह था, हमलों के खिलाफ सीधा खड़ा था। तेज धार वाली बर्फ की तलवारें आग के पंजों से टकराई और लगातार आग के ड्रैगनों के शरीर को काट रही थीं। कुछ देर बाद दोनों आग के ड्रैगन और सहन नहीं कर पाए और पीछे हट गए। वो आग के समंदर में डूब गए और आग को सोख लिया, तुरंत अपनी शक्ति वापस पा ली। घास का मैदान जल रहा था, ये उफन रहा आग का समंदर आग के ड्रैगनों के लिए काफी रिप्लेनिशमेंट दे रहा था। यान्तू ने इस GHAS के मैदान का पूरा इस्तेमाल किया था। दोनों आग के ड्रैगन बार बार हमला करते और हर बार हार जाते। हार के बाद वो फिर से बिना रुके हमला करते। फायर सी ट्विन ड्रैगन किल बाइनिंग बिंग को रोक नहीं पा रहा। क्या आसमान गिर रहा है? अगर ये चलता रहा तो बाइनिंग बिंग के पास यान्तू से जीतने की उम्मीद है। ऑडियंस बार बार हैरान हो रही थी। नहीं, आइस ब्लेड स्टॉर्म को रोका जा चुका है। हवा का बहाव जबरदस्ती काट दिया गया है और वो और शक्ति जमा नहीं कर सकता। बाइनिंग बिंग को अब मूव करना शुरू करना चाहिए और अपने दुश्मन को घुमाना चाहिए। वे यांग का चेहरा गंभीर था, बैटल में उसकी स्पेशलिटी काइटिंग थी। फैंग युआन के माथे पर हल्की शिकन आई, उसकी ईंट में एक अजीब सी रोशनी चमकी। उस कुछ गड़बड़ लग रही थी। बाइनिंग बिंग की समझदारी के साथ वो जरूर जानती थी कि वो सीधा मुकाबला नहीं कर सकती और उस घूमते हुए लड़ना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लगता है यह किलर मूव अभी भी पूरा नहीं है, फैंग युआन ने अंदर ही अंदर अनुमान लगाया। अभी बाइनिंग बिंग अपनी मूवमेंट को कंट्रोल करने में असमर्थ थी। ये पहली बार था जब उसने बैटल में सुधारा हुआ आइस ब्लेड स्टॉर्म इस्तेमाल किया था। उसने अच्छी प्लानिंग की थी, लेकिन अब उसे एक गंभीर समस्या का पता चला। आइस ब्लेड स्टॉर्म में आगे बढ़ने की गति नहीं थी, वो सिर्फ जगह पर घूम सकता था। ये सच में एक ना कहने लायक शर्मिंदगी थी। मेन आइस क्रिस्टल फॉर्म में बदल गई और लगातार फ्रॉस्ट ब्रेथ इस्तेमाल किया। अब टॉर्नेडो इतना घना हो गया है कि मैं आगे बढ़ ही नहीं सकती। बाइनिंग बिंग ने इस सिचुएशन को बदलने के लिए अपने मूवमेंट गू को एक्टिवेट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो पहले ही एक साथ 5 काम कर रही थी और ये उसकी सीमा थी।
उसका दिमाग पहले हाई और उसके पास कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं बची थी। खुशकिस्मती से यान तू ने अभी तक ये नहीं देखा था। उसने बाइनिंग बिंग को और शक्ति जमा करने से रोकने के लिए हमला करने की पहल की, लेकिन इसने उल्टा उसकी इस गलती को छुपाने में मदद की। ए फ्लैट सिर्फ एक ही तरीका बचा है, इस खतरनाक रास्ते पर आगे बढ़ते रहना। आइस ब्लेड स्टॉर्म को फैलाना जारी रखो, शायद हवा का बहाव इतना स्ट्रांग हो जाए कि इसे हिला सके। बाइनिंग बिंग का लड़ने का जज्बा अभी तक खत्म नहीं हुआ था, इस मुश्किल ने उल्टा उस और जोश दिला दिया। लेकिन चाहे वो हो या यान तू, दोनों का प्राइमेवल एसेंस तेजी से घाट रहा था। ऑडियंस भी शांत हो गई थी। शानदार आइस ब्लेड स्टॉर्म और भयानक नारंगी आग के समंदर ने बैटल स्टेज को बिल्कुल अलग इलाकों में बांट दिया था। बैटल स्टेज के चारों तरफ के बैरियर ने ज्यादातर शक्ति को रोक रखा था, लेकिन हवा फिर भी बाहर आ रही थी। ये हवा कभी गर्म और कभी ठंडी थी, जिससे ऑडियंस को बैटल की तीव्रता का अनुभव हो रहा था। आग का समंदर जल रहा था, दो नारंगी आग के ड्रैगन आइस ब्लेड स्टॉर्म को हिला रहे थे। वो बार बार हार रहे थे, लेकिन हर बार आगे बढ़ रहे थे, बिना अपना जोश खोए। यह है लॉर्ड यान्तु की ताकत, एक रैंक 4 गू मास्टर की शक्ति। किसी ने आह भरी, लॉर्ड यान्तु से इस हद तक लड़ना, बाइनिंग बिंग को बैटल स्टेज में तीसरी सबसे स्ट्रांग कहा जा सकता है। किसी ने अपने चेहरे पर साफ हैरानी के साथ टिप्पणी की। बैटल स्टेज में यान्तु और जू कई बे ने दर्जनों लड़ाइयां लड़ी थीं, लेकिन एक साफ विजेता तय नहीं हो पाया था। वो बैटल स्टेज के दो सबसे स्ट्रांग अस्तित्व थे। इस बैटल के जरिए बाइनिंग बिंग की लड़ने की ताकत को भी लोगों ने मान लिया और उस तीसरा सबसे स्ट्रांग माना गया। वक्त मिनट और सेकंड में गुजर रहा था, आइस ब्लेड स्टॉर्म धीरे धीरे धीमा हो रहा था और हवा का बहाव कम हो रहा था। इस बीच जल रहा आग का समंदर भी ज्यादातर बुझ गया था। तेल खत्म हो गया था और हरी घास सब राख बन चुकी थी। लेकिन आग के ड्रैगन पहले की तरह हाई शक्तिशाली थे। उन्हें न सिर्फ आग के समंदर से रिप्लेनिशमेंट मिल रही थी, बल्कि यान्तु के येलो गोल्ड प्राइमेवल एसेंस का सपोर्ट भी मिल रहा था। बाइनिंग बिंग का प्राइमेवल एसेंस धीरे धीरे उसके खर्चे को सपोर्ट करने के लिए नाकाफी हो रहा था। इस स्टेज पर कल्टिवेशन लेवल्स के बीच का अंतर साफ दिख रहा था। अगर उसके पास हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस होता, तो उसके पास अभी भी लड़ने की ताकत होती। बदकिस्मती से उसने फैंग युआन की अच्छी नीयत को ठुकरा दिया था। खेल खत्म। यान्तु हंसा और अपने दिमाग के एक इशारे से दोनों आग के ड्रैगन अचानक एक हो गए और एक और भी बड़ा आग का ड्रैगन बन गया। इस बदलाव ने कई लोगों को अनजाने में हैरान कर दिया। यह मूव यान्तु का सीक्रेट मूव था और कभी सामने नहीं आया था, लेकिन एब्यूज बाइनिंग बिंग के आइस ब्लेड स्टॉर्म को चीरने के लिए राज की परवाह नहीं थी। आग के ड्रैगन ने अपना मुंह खोला, चार आग के पंजे एक साथ लहराए और बेरहमी से आइस ब्लेड स्टॉर्म पर पंजे मारे। लेकिन अचानक तूफान फट गया। बाइनिंग बिंग ने गुस्से में फ्रॉस्ट ब्रेथ गू एक्टिवेट किया और सभी आग के पंजों को जमा दिया। आइस ब्लेड स्टॉर्म अचानक फूल गया और आग के ड्रैगन के ज्यादातर शरीर को एक राक्षस की तरह निगल गया। क्या? यान्तु का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उस अचानक एहसास हुआ कि पहले की कमजोरी सिर्फ बाइनिंग बिंग का दिखावा था। उसने तुरंत आग के ड्रैगन को पीछे हटने का आदेश दिया। आग के ड्रैगन को गंभीर चोट आई, उसकी शक्ति कम हो गई थी। उसने दो आग के पंजे खो दिए थे और उसका साइज भी आधे से कम हो गया था। इस पर ऑडियंस तुरंत हंगामा करने लगी। क्या बाइनिंग बिंग जीतने वाली है? वो इतनी देर से जोरदार लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उसके पास अभी भी एनर्जी बची है? यान्तु का चेहरा गंभीर था। बाइनिंग बिंग के अचानक हमले ने यूज भारी नुकसान पहुंचाया था। एक पाल में उसने एक फायरी स्नेक गू और दो फायरी क्लोर गू खो दिए थे। आइस ब्लेड स्टॉर्म अचानक पूरी तरह से गायब हो गया। बाइनिंग बिंग ने आइस क्रिस्टल गू को वापस ले लिया और अपने असल मांस के शरीर में लौट आई। उसका प्राइमेवल एसेंस खत्म हो गया था, उसका अपच पूरी तरह से सूख गया था। मैं हार मानती हूं, उसने ठंडे से घोषणा की। एक पाल के लिए चुप्पी छा गई, लेकिन अगले हाई पाल पूरा बैटल स्टेज हंगामे से गूंज उठा। बाइनिंग बिंग हार मान रही थी? ऑडियंस ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। उसने जरूर अपना सारा प्राइमेवल एसेंस आखिरी धमाके में इस्तेमाल कर लिया होगा ताकि यान्तु को भारी नुकसान पहुंचा सके। फैंग युआन समझ गया, भले ही मैं जीत ना सकूं, मैं तुम्हें और बुरा महसूस करवाऊंगी। बाइनिंग बिंग का फैसला समझदारी भरा था और उसने इसे डिसाइसिवली और बेरहमी से किया। ये समझने के बाद यान्तु गुस्से में था, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने ऊपर से नीचे दबा दिया और उस दबा दिया। वो हिल नहीं सकता था। यह बैटल स्टेज की क्षमता थी। होस्ट गू मास्टर उस बैटल स्टेज में चला गया जो पहचान से परे बदल चुका था और नतीजा घोषित किया। नियमों के अनुसार जीतने वाले को हारने वाले से एक गू मांगने का अधिकार था।
मुझे तुम्हारा आइस क्रिस्टल गू चाहिए, यानतू ने नफरत से कहा। लो। बाइनिंग बिंग ने ठंडी सांस भरी और आइस क्रिस्टल गू दे दिया। दोनों ने मौके पर हाई ट्रांसफर पूरा किया। आइस क्रिस्टल गू बाइनिंग बिंग का वाइटल गू था। जिस पाल उसने उस खोया, उसके साथ छेदों से खून बहने लगा। यानतू का चेहरा अभी भी खराब था। उसने बाइनिंग बिंग को सबक सिखाने के लिए आइस क्रिस्टल गू चुना था, लेकिन फिर भी उसका नुकसान बहुत ज्यादा था। एक रैंक 3 आइस क्रिस्टल गू उसके नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता था। इस लड़ाई के बाद बाइनिंग बिंग भले ही हार गई हो, लेकिन उसने अपना नाम बना लिया था। कहा जा सकता है वो शान से हारी थी। शैंग शिनसियाई ने एक गहरी सांस छोड़ी और अपने मन को शांत किया। बड़े अफसोस की बात है, अगर बाइनिंग बिंग ने मेरी सलाह मानी होती और यूएस वक्त फ्रॉस्ट डेमन गू चुना होता तो सिचुएशन बहुत बेहतर होती। वे यांग ने अफसोस जताया। आइस क्रिस्टल गू मर्दों के लिए आदर्श था, जबकि फ्रॉस्ट डेमन गू औरतों के लिए। बाइनिंग बिंग ने आइस क्रिस्टल गू खो दिया। शायद ये उसके लिए फ्रॉस्ट डेमन गू चुनने का मौका है, वे यांग ने उम्मीद भरे लहजे में कहा। चैप्टर 315 हार्ड चीगू। तुमने वो बैटल देखा? सच में शानदार था। बाइनिंग बिंग को अपनी पहली हार मिली और यानतू की जीत भी आसान नहीं थी। बैटल देखने के लिए 20 प्राइमिवल स्टोन्स खर्च करते हुए मेरा दिल दुखा था, लेकिन मैच के बाद मुझे लगता है कि ये सच में वर्थ इट था। बाइनिंग बिंग और यानतू की लड़ाई एक झील में गिरे पत्थर की तरह थी, जिसकी लहरें पूरे शांग क्लैन सिटी में फैल गई थीं। हर गली में लोग मैच के बारे में चर्चा कर रहे थे। पुराना अदरक नए अदरक से ज्यादा तीखा होता है। आखिर में लॉर्ड यानतू जीत गए, लेकिन बाइनिंग बिंग शान से हारी। अस लेवल तक लड़ना यह दिखाता है कि उसका फ्यूचर लिमिटलेस है। बड़े अफसोस की बात है कि मैं वो मैच नहीं देख पाया। बाइनिंग बिंग ने शायद अपना विटल गू खो दिया हो और बैकलैश झेला हो, लेकिन आइस क्रिस्टल गू आसानी से मिल जाता है। इसका यूएस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। मैं अब सच में फैंग झेंग और जू कई बेई के मैच का इंतजार कर रहा हूं। सही कहा, वो तो एक ड्रैगन और टाइगर के बीच की लड़ाई होगी। फैंग युआन और जू कई बेई का मैच 7 दिन बाद रखा गया था, और बाइनिंग बिंग के शानदार परफॉर्मेंस के कारण उनके मैच को बेशुमार अटेंशन मिल रहा था। बाइनिंग बिंग हालांकि गायब हो गई थी। इस मैच के बाद वो नानक्यू गार्डन वापस नहीं आई। कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया? शैंग शिनसियाई चिंतित थी। फिक्र मत करो, मैं यूं समझता हूं। वो बहुत घमंडी है। ऐसी हार झेलने के बाद उस अकेले कुछ वक्त चाहिए। फैंग युआन ने शैंग शिनसियाई को सांत्वना दी। बाइनिंग बिंग का शरीर भले ही एक औरत का था, लेकिन उसका दिल एक मर्द का था। सभी मर्द शेर और भेड़ियों की तरह होते हैं। जब उन्हें चोट लगती है तो वो एक सुनसान जगह ढूंढते हैं और चुपचाप अपने घाव चाटते हैं। औरतें अलग होती हैं। जब उन्हें बुरा लगता है तो वो अपनी परेशानियां बताना चाहती हैं। वो सुरक्षा और सांत्वना की प्यासी होती हैं। शैंग शिनसियाई ने सर हिलाया। उसकी खूबसूरत और कोमल एंगल ने चिंता के साथ फैंग युआन को देखा। क्या लड़ना जरूरी है? वो जू कई बेई यानतू जितना ही मशहूर है। बिग सिस्टर बाइयो हार गई और उन्हें अपना आइस क्रिस्टल गू देना पड़ा। जू कई बेई एक स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर है। अगर बिग ब्रदर हेतु ऑल आउट एफर्ट गू हार गए तो बाइनिंग बिंग ने आइस क्रिस्टल गू खोया, लेकिन उस वापस लाया जा सकता था। लेकिन अगर फैंग युआन ऑल आउट एफर्ट गू हार गया तो उसके पास दूसरा पाने का कोई तरीका नहीं था। फैंग युआन मुस्कुराया। ठीक इसी वजह से मैं हार नहीं सकता। ठीक है, मैं कुछ दिनों के लिए सेक्लूडेड कल्टीवेशन में जाऊंगा, एक गू को रिफाइन करने के लिए। तुम पहले वापस जाओ। फैंग युआन ने जू कई बेई की ताकत के बारे में पहले ही पूछताछ कर ली थी। बाइनिंग बिंग और यानतू के मैच के बाद वो और भी ज्यादा अनुमान लगा सकता था। जू कई बेई एक रैंक 4 इनिशियल स्टेज गू मास्टर था और यानतू के बराबर था। फैंग युआन ने अनुमान लगाया कि उसके पास जू कई बेई के खिलाफ अपनी मौजूदा ताकत से जीतने का सिर्फ 30% चांस था। 30% जीतने का चांस ज्यादा नहीं लगता, लेकिन असल में अगर आप दो बड़े रन्स के बीच के अंतर को देखें तो 30% काफी शानदार था। अगर मैं नसगू को रिफाइन करने में सफल हो गया तो उसकी मदद से मेरे पास 7% चांस होगा। मैं बस उम्मीद कर सकता हूं कि रिफाइनमेंट सफल हो जाए। फैंग युआन सीक्रेट रूम में घुसा और रिफाइनिंग शुरू कर दी। ... पहला इनर सिटी। एक स्टडी रूम में रोशन और कोमल रोशनियां जल रही थीं। शांग यानफेई चुपचाप हवा में तैरते हुए एक रंगीन धुएं के गोले को देख रहा था। रंगीन धुआं घूम रहा था और बाइनिंग बिंग और यानतू के बीच के मैच का सीन दिखा रहा था। शांग यानफी ने इस लड़ाई को शुरू से आखिर तक देखा और फिर रंगीन धुएं को हटा दिया। बाइनिंग बिंग हार गई थी। उसने अपना विटल गू खो दिया और बैकलैश भी झेला।
फंग यू मैनर से मिली जानकारी के अनुसार बाइनिंग बिंग डॉक्टर सू शो के यहाँ इलाज करवा रही थी। इसके साथ उसने अपने दूसरे बेटे के खिलाफ साजिश रचने की सजा और सबक पा लिया था। शांग यानफी ने अपनी अर बैंड की और कुर्सी की पीठ से टिक गया। बाइनिंग बिंग हार गई, वो टेस्ट पास नहीं कर पाई, लेकिन उसके जन्मजात गुणों और टैलेंट को अब पब्लिक ने मान लिया था। कुछ वक्त दिया जाए तो वो जरूर यान्तु को पीछे छोड़ देगी और बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगी। ये एक असली जीनियस थी। शांग यानफी प्रतिभाशाली लोगों की कादर करता था और उन्हें पसंद करता था। बाइनिंग बिंग का परफॉर्मेंस देखकर उसके मन में यूज शांग शिनसियाई के लिए भर्ती करने की इच्छा और भी बढ़ गई। आगे फैंग झेंग की बारी है। पता नहीं वो मुझे क्या सरप्राइज देगा। मैंने सुना है उसके पास शायद एक हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस है। हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस शांग क्लैन सिटी के लिविंग ट्रेजर डोर में इनमें से 2 थे। एक हेवनली एसेंस ट्रेजर मोनार्क लोट्स भी था, लेकिन उन्हें इन ट्रेजर लोटसेस को निकालने के लिए और भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लिविंग ट्रेजर डोर खजान की रक्षा करता था और यहां तक कि शांग यानफी क्लैन लीडर को भी अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना पड़ता था। फैंग झेंग एक स्ट्रेंथ पाथ गु मास्टर है। हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस उसके हाथों में अपनी असली कीमत नहीं दिखा पाएगा। ये शिनसियाई के पास हो तो बेहतर है। शांग यानफेई सीधा बैठकर कुछ देर सोचता रहा। सोच विचार के बाद उसने एक पेपर क्रेन सीक्रेट लेटर भेजा। पेपर क्रेन अंधेरे रास्ते से होकर एक सीक्रेट रूम के अंदर उड़ गया। जू कई बेई और यान्तु ने जल्द ही एक प्रतिक्रिया महसूस की और सीक्रेट रूम में इकट्ठा हुए। मास्टर ने फिर से एक सीक्रेट लेटर भेजा है। यान्तु ने सीक्रेट लेटर खोला और यूएस पर एक नजर डालने के बाद उसने यूज जू कई बेई को दे दिया, ये तुम्हारे लिए है। जू कई बेई ने सीक्रेट लेटर पर नजर डाली और बड़बड़ाया, मास्टर को लगता है कि फैंग युआन के पास हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस हो सकता है। अगर मैं ये लड़ाई जीत जाता हूं तो वो चाहते हैं कि मैं इस ग्रासगू को मांगने की कोशिश करूं। इसके अलावा भले ही उसके पास ये ना हो, मुझे ऑल आउट एफर्ट गु चुनने की इजाजत नहीं है। ये पढ़ने के बाद जू कई बेई के माथे पर शिकन आ गई। उसने फैंग युआन का ऑल आउट एफर्ट गु मांगने की प्लानिंग की थी। यह लेजेंडरी गु उसके जैसे स्ट्रेंथ पाथ गु मास्टर के लिए बेहद आकर्षक था। बदकिस्मती से शांग यानफी ने ऐसा आदेश भेजे दिया। मास्टर प्रतिभा से प्यार करते हैं और यूएस फैंग झेंग की ग्रोथ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। यान्तु ने एनालिसिस किया। उसने अपना सिर उठाया और जू कई बेई के माथे की शिकन को देखा और समझाया, भाईजू, अपने मन की स्थिति पर ध्यान दो। हम शांग क्लैन के हिडन एल्डर्स हैं और हमें क्लैन लीडर के आदेशों का पालन करना होगा। समय अब अलग है जब हम दुनिया में आजादी से घूमते थे और जो चाहते थे वो करते थे। जू कई बेई ने गंभीरता से सर हिलाया और याद करते हुए कहा, वो यादगार समय थे। दुनिया में अकेले चलना, आजाद और बिना किसी रोक टोक के। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाईजू फिर से एक डेमोनिक गु मास्टर बनने की सोच रहे हैं? यान्तु का लहजा गंभीर था। जू कई बेई ने हल्के से हंसा, भाई यान्तु, क्या तुम अब भी मुझे नहीं जानते? ये तो बस एक आम सी बात थी। डेमोनिक गु मास्टर्स शायद आजाद और बिना रोक टोक के होते हैं, लेकिन उन पर प्रेशर और रिस्क बहुत ज्यादा होता है। उनकी लाश किसी दिन जंगल में मिल सकती है और लाश उठाने वाले लोग भी नहीं होंगे। इस पर यान्तु का चेहरा शांत हो गया। जू कई बेई और यान्तु कभी अकेले डेमोनिक गु मास्टर्स हुआ करते थे। उन्होंने सदर्न बॉर्डर में घूमते हुए अपना नाम भी बनाया था और 10 साल तक टिके रहे। लेकिन वक्त के साथ वो थक रहे थे। डेमोनिक गु मास्टर्स बेहद आजाद जिंदगी जीते थे, लेकिन उन पर एक बड़ा प्रेशर होता था। उन्हें अपने गु के खाने, प्राइमेवल स्टोन्स, अपनी सुरक्षा और दूसरी चीजों के लिए चिंता करनी पड़ती थी। दोनों धीरे धीरे ऐसी जिंदगी से टांग आ गए थे, लेकिन उनमें अपने रास्ते बदलने की हिम्मत नहीं थी। एक दिन तक जब ये दोनों जंगल में एक दूसरे से टकराए। डेमोनिक गु मास्टर्स के बीच विश्वास की बेहद कमी होती थी। जिस पल इन दोनों ने एक दूसरे को देखा, उन्होंने तुरंत हमला कर दिया ताकि वो पहल अपने हाथ में रख सकें। किसे पता था कि ये दोनों बराबर के टक्कर के थे और दिन से रात तक लड़ा। उन्होंने अपनी बुद्धि, जाल और हर तरह की चाल का पूरी ताकत से इस्तेमाल किया। जब सुबह हुई तो दोनों में लड़ाई जारी रखने की ताकत नहीं थी। उनका प्राइमेवल एसेंस पूरी तरह से खत्म हो गया था और उनके शरीर घावों से भरे पड़े थे। वो दोनों एक दूसरे की पहुंच में थे, लेकिन उनमें आखिरी वार करके दूसरे को मारने की ताकत नहीं थी। जब सुबह की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ी तो इन दोनों ने एक जैसा फैसला लिया, मैं इस जिंदगी से थक गया हूं। अगर मैं इस लड़ाई से बच गया तो मैं इन शांग क्लैन सिटी जाऊंगा और राइचस पाथ ज्वाइन कर लूंगा। यान्तु धीरे से बड़बड़ाया, मैं इससे बहुत तंग आ गया हूं। इस लड़ाई के बाद
मेन शैंग क्लैन सिटी जाऊंगा और यूएस एक्सटर्नल एल्डर की पोस्ट के लिए लड़ूंगा। जू कई बेई ने गुस्से से कोसना शुरू किया। उन्हें नहीं पता क्यों, लेकिन दोनों ने एक ही समय पर बोला। बोलने के बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा। एक पाल की चुप्पी के बाद दोनों एक ही समय पर जोर से हंस पड़े। ये किस्मत थी, ये स्वर की इच्छा जैसी थी। उस दिन दो अनुभवी डिमोनिक गू मास्टर्स जिनके बीच जरा सा भी विश्वास नहीं था, उन्हें जिंदगी भर का एक सबसे अच्छा दोस्त मिल गया। जैसे कि वो अपने अतीत को पूरी तरह से छोड़ना चाहते थे, उन्होंने बदलना शुरू किया और एक दूसरे पर विश्वास करना चुना। ये विश्वास बिना किसी शर्त के था। दोनों एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पर चले गए। टॉपिक पर वापस आते हैं। भाई यान्तु, इस बार तुम्हारा बहुत नुकसान हुआ, तुम्हारी हालत बहुत खराब हो गई। जू कई बेई ने ओंफ मारते हुए मजाक किया। कोई बाहर वाला कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वो ऐसा एक्सप्रेशन दे सकता है। आमतौर पर जू कई बेई लोहे की तरह गंभीर और बहुत सावधान रहता था, लेकिन सच्चाई ये थी कि ये सिर्फ एक मुखौटा था जो उसने डिमोनिक पथ पर चलते हुए पहना था। सिर्फ यान्तु, अपने सबसे अच्छे दोस्त के सामने, वो अपनी असली प्रकृति दिखाता था। यान्तु ने ठंडी सांस भरी। उसने आह भरते हुए कहा, ये बाइनिंग बिंग आसान नहीं है, एक दिन वो हमें पीछे छोड़ देगी। मैं बस थोड़े से अंतर से जीता। अगर वो रैंक 4 की होती तो लड़ाई का नतीजा कुछ भी हो सकता था। जू कई ने सर हिलाया। मैंने भेस बदलकर तुम्हारा मैच देखा। ये सच में एक नई पीढ़ी का उदय है। यान्तु ने जू कई बेई के कंधे पर थपथपाया। वो फैंग जेंग बाइनिंग बिंग जितना ही मशहूर है। वो शांग क्लैन सिटी एक साथ आए थे और एक साथ रहते भी हैं। उनका रिश्ता जरूर आम नहीं है। उन्हें बैटल स्टेज के ट्विन स्टार्स कहा जाता है और कुछ लोग तो उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट डीमंस भी कहते हैं। बाइनिंग बिंग के पास पहले से ही इतनी ताकत है, फैंग झेंग जरूर उससे कमजोर नहीं होगा। भाई जू, तुम्हारा सबसे स्ट्रांग पाल है, तुम्हारा सबसे कमजोर पाल भी है, तुम्हें सावधान रहना होगा। जू कई बेई गर्व से मुस्कुराया। भाई, अंदाजा लगाओ ये क्या है। उसने अपने अपचर से एक गू निकला। ये गू एक BHRNG की तरह था, लोहे जैसा काला और मुट्ठी के आकार का था। हार्ची गू। यान्तु पहले हैरान हुआ, फिर उसके चेहरे पर खुशी छा गई। ये तो बहुत अच्छा है भाईजू। जब तुम अपना किलर मूव इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारा डिफेंस कमजोर हो जाता है। ये गू तुम्हारी कमजोरी को पूरा कर देगा। ये गू कीमती और दुर्लभ है, तुम्हें इसे ध्यान से पालना होगा। जू कई बेई ने सर हिलाया और हार्ची गू को वापस रख दिया। फिर उसने एक आह भरी। कितने अफसोस की बात है कि ये सिर्फ एक हार्ची गू है और स्ट्रेंथ चीगू नहीं। अगर ये स्ट्रेंथ चीगू होता तो मेरी लड़ने की ताकत में एक गुणात्मक परिवर्तन आता और 2-3 गुना बढ़ जाती। यान्तु जोर से हंसा। ये तो बस तुम्हारा लालच है, जैसे एक सांप हाथी को निगलने की कोशिश कर रहा हो। प्राचीन की पाथ पहले ही गायब हो चुका है, स्ट्रेंथ चीगू विलुप्त हो चुका है। ये तुम्हारी किस्मत है कि तुम्हें एक हार्ट चीगू मिल गया, लालची मत बानो। जू कई बेई भी हंस पड़ा। हाँ, लेकिन अनंत लालच भी इंसान की प्रकृति है। हा हा हा। प्राचीन की पाथ स्ट्रेंथ पाथ से पहले आया था। की पाथ के गू वॉर्म्स रूप और निरूप के बीच बदल सकते थे। उनकी क्षमता बेहद अद्भुत थी। प्राचीन काल में जब की पाथ फला फूला, 10 में से 8 गू मास्टर्स की पाथ पर चलते थे। लेकिन फूल खिलते हैं और मुरझा जाते हैं, शक्तियां उठती हैं और गिरती हैं। ये प्रकृति का नियम है और की पाथ भी इससे अलग नहीं था। अपने चरम पर पहुंचने के बाद की पाथ धीरे धीरे कमजोर हो गया और उसकी जगह स्ट्रेंथ पाथ ने ले ली। बाइनिंग बिंग का वाइटैलिटी गू, जू कई बी का हार्ट ची गू और फैंग युआन का एटमॉस्फेयर गू सब ची पाथ से जुड़ हुए थे। चैप्टर 316 परिपूर्ण जीत, आसुरी दिल। 7 दिन बीत गए और बैटल स्टेज ने एक लंबे आस में देखी गई सबसे बड़ी लड़ाई का आयोजन किया। जू कई बेई ने जबरदस्ती फैंग युआन को चैलेंज किया था। पहला एक अनुभवी सीनियर एक्सपर्ट था, जिसका नाम शहर में गहराई से बसा हुआ था। दूसरा पिछले 2 सालों में उभरता हुआ सितारा था, रात के आसमान की तरह चमकता हुआ, नई पीढ़ी का एक युवा एक्सपर्ट। इस लड़ाई के उत्साह के अलावा ठीक इससे पहले बाइनिंग बिंग और यान्तु के बीच एक लड़ाई हुई थी, जिसने इस क्लाइमैक्स के लिए एकदम सही माहौल बना दिया था। 7 दिनों के प्रचार के बाद पूरा शान क्लैन सिटी इस मैच के लिए उत्साहित था। इसलिए आज बैटल स्टेज पर भीड़ ही भीड़ थी। बैटल स्टेज ने भी इस लड़ाई को खास तौर पर प्रमोट किया था, इसे एक ग्रैंड इवेंट बना दिया था। बैटल स्टेज की इंचार्ज शान चीवे को अपने बिजनेस रेवेन्यू में एक बड़ा उछाल मिला और वो पिछले कुछ दिनों से बेहद खुश थी। लड़ाई शुरू होने से पहले ही लोग आपस में बातें करने लगे थे। क्या अनुभवी एक्सपर्ट जू कई बेई जीतेगा या फैंग झेंग मुश्किलों को पार कर जाएगा?
कुछ लोग इस पर चर्चा कर रहे थे। एक वेटरन और एक उभरते सितारे के बीच की लड़ाई हमेशा एक पॉपुलर टॉपिक रहती थी। दोनों हाई स्ट्रेंथ पाथ के गू मास्टर्स हैं। यह स्ट्रेंथ पाथ के पुनरुत्थान की लड़ाई है। कई स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर्स गर्व महसूस कर रहे थे। इस लड़ाई के प्रति उनमें जबरदस्त उम्मीद थी। उनकी नज़रों में इसका उनके लिए बहुत बड़ा मतलब था। कुछ भी हो, फैंग झेंग को अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा, वरना उसका ऑल आउट एफर्ट गूजू कई बे ले जाएगा। फैंग झेंग सिर्फ रैंक 3 मिडिल स्टेज है। भले ही वो लड़ने में बहुत माहिर है, लेकिन उसका कल्टिवेशन बाइनिंग बिंग से भी कम है, जो कई बे के मुकाबले तो बात ही अलग है। दर्जनों लड़ाइयों के बाद फैंग युआन की ताकत अब छुपी नहीं रह सकती थी। ज्यादातर लोगों को नहीं लगता था कि वो जीत सकता है, क्योंकि कल्टिवेशन का फर्क बहुत बड़ा था। फैंग झेंग आ गया, कोई चिल्लाया। फैंग युआन धीरे से चलता हुआ शांत चेहरे के साथ बैटल स्टेज में दाखिल हुआ। ये एक सुपर साइज बैटल स्टेज था, काले पत्थर के जंगल का टेरेन। फैंग झेंग स्टेज के बीच में खड़ा हुआ, अपने हाथ बांधे और अपने चारों तरफ एक नजर डाली। काले पत्थर के स्तंभ, मोटे और मजबूत, पूरे जंगल के टेरेन में रखे हुए थे। बाहर लोग भीड़ बनाए हुए थे और पूरी तरह से स्टेज को घेरे हुए थे। यह फैंग युआन ने अपनी 2 साल की लड़ाइयों में एक लड़ाई में देखी सबसे ज्यादा भीड़ थी। फैंग युआन को साफ पता था, शांग शिनसियाई और वेई यांग भीड़ में थे, यहां तक कि बाइनिंग बिंग भी यहां थी, लेकिन भेस बदले हुए। उसने ये भी सुना था कि कुछ शांग क्लैन के यंग मास्टर्स भी यहां थे। इससे उस अपनी पहली लड़ाई याद आ गई। टैब शायद ही कोई दर्शक था। फैंग युआन तब एक अनजान शख्स था, लेकिन अब वो पहले से ही मशहूर हो चुका था। एक ऐसा शख्स बन गया था जो सबका ध्यान खींचता था। ये आखिरी लड़ाई है, फैंग युआन ने अपने दिल में आ भरी। 3 किंग्स इनहेरिटेंस शुरू हो रहा था। सफर में लगने वाले समय को देखते हुए अब वक्त नहीं बचा था। इसे जीतने के बाद उस अभी भी शांग शिनसियाई की मदद करनी थी और यूज एक यंग मास्टर बनाना था। ये उसके आगे के प्लान्स के लिए बहुत जरूरी था। जिस दिन शांग शिनसियाई एक यंग मास्टर बनेगी, वही दिन होगा जब फैंग युआन शांग क्लैन सिटी छोड़ेगा। जू कई बेई और यांतु की गुप्त पहचान के बारे में दूसरे नहीं जानते थे, लेकिन फैंग युआन को साफ पता था। जैसे ही कोई बैटल स्टेज पर हावी हो जाता है, वो शांग क्लैन का एक्सटर्नल एल्डर बन जाएगा। फैंग युआन ने कभी भी बैटल स्टेज पर हावी होने के बारे में नहीं सोचा था। शांग क्लैन के एक्सटर्नल एल्डर का पैड, ये शायद कई लोगों का सपना होगा। चिड़िया घर में घोंसला बनाती है, सिर्फ एक बाज ही चट्टान के किनारे अपना घोंसला बना सकता है। सिर्फ शांग क्लैन का एक्सटर्नल एल्डर हाई नहीं, फैंग युआन को शांग क्लैन के लीडर के पैड में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये सभी रोल भले ही शानदार थे, लेकिन शोहरत और दौलत की जंजीरें थे। बेचारे, इस मौत की दुनिया में रहने वालों में कौन जाने कितने लोगों को इन जंजीरों ने बांध रखा है। जू कई बेई भी स्टेज पर आ गया। एक टावर जैसा शरीर, एक लोहे जैसा चेहरा। उसका शरीर बड़ा था और मसल्स और भी घने थे। लोगों को एक जबरदस्त दबाव महसूस हो रहा था। फैंग युआन की पिछली जिंदगी की यादों में ये टियन पहाड़ की महान राइचस डिमोनिक लड़ाई में जू कई बेई का भी एक शानदार प्रदर्शन था। उसने कई स्थापित डिमोनिक गू मास्टर्स को मारा था और वो शांग यानफी के काबिल सेनापतियों में से एक था। उसमें रैंक 4 का ऑरा बे रहा था। लड़ाई शुरू होने से पहले ही उसने फैंग युआन पर एक मानसिक दबाव डालना शुरू कर दिया था। कल्टिवेशन के मामले में फैंग युआन कमजोर था। वो रैंक 3 पीक स्टेज पर था, लेकिन ब्रेथ कंसीलमेंट गू का इस्तेमाल करता था, इसलिए ऊपर से वो रैंक 3 मिडिल स्टेज का लगता था। लेकिन भले ही उसका कल्टिवेशन कम हो, तो क्या हुआ? ही। फैंग युआन ने आंखें सिकोड़ी, उसकी उंगली में चमक थी। कुछ दिन पहले उसने असगू को सफलतापूर्वक रिफाइन कर लिया था और उसके जीतने के चांसेस 7% तक बढ़ गए थे। भले ही उसका दुश्मन मजबूत था, फैंग युआन को जीतने का पूरा विश्वास था। यह ओवर कॉन्फिडेंस या घमंड नहीं था, और निश्चित रूप से अहंकार भी नहीं, बल्कि एक एटीट्यूड था। आसुरी दिल, हार नहीं सकता, गिर नहीं सकता, जीतना ही है, हर कीमत पर जीतना ही है। भले ही जीतने के चांसेस 10% से भी कम हो, भले ही जीतने का कोई चांस ना हो, उसके पास एब्सोल्यूट विक्ट्री का एटीट्यूड होना ही चाहिए। एक डिमोनिक गू मास्टर के लिए एक बार वो फेल हो गया तो ये तबाही लाता है। इसलिए उस सफल होना ही है, हर बार जीतना है। कोई अगर नहीं, कोई क्या होता अगर नहीं। उसके 500 साल के अनुभव ने फैंग युआन को ऐसा माइंडसेट डेवलप करने दिया था। जीतने वाला सब कुछ ले जाता है, दूसरों की लाशों पर पैर रखकर ऊपर चढ़ना, शिखर तक पहुंचना। सिर्फ मैं ही दुनिया को नीचा दिखा सकता हूं,
जो भी न्याय और ईमानदारी, शोहरत, किस्मत और सुंदरता, नफरत और दया है, वो कोई रुकावट नहीं बल्कि इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ औजार होंगे। यही वो चीज थी जहां फैंग युआन बाइनिंग बिंग से अलग था। बाइनिंग बिंग के पास जीत हासिल करने का दिल था, लेकिन फैंग युआन के पास एब्सोल्यूट विक्ट्री का दिल था। मुझे कोई नहीं रोक सकता, यहां तक कि मौत भी मेरे आसुरी दिल को नहीं झुका सकती। जू कई भी फैंग युआन की तरफ चला, शांत खड़ा रहा और चुप रहा। यूज बात करना पसंद नहीं था। उसी तरह फैंग युआन को फालतू की बकवास से नफरत थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, बाहर के शोर को अनदेखा करते हुए। एक की निगाहें लोहे जैसी मजबूत, जबकि दूसरे की आंखें अंधेरे कुंड की तरह गहरी थीं। डिंग! जैसे ही घंटी बजी, लड़ाई शुरू हो गई। ऑल आउट एफर्ट गू! एक पाल में फैंग युआन की ईंट से रोशनी फूट पड़ी और उसने अपना प्राइमिवल एसेंस डाल दिया, जिससे उसके पीछे एक घोड़े का फैंटम प्रकट हुआ। घोड़े ने अपना सिर उठाया और आगे बढ़ा। अपने अंदर एक घोड़े की ताकत के साथ फैंग युआन ने वर्टिकल क्रैश गू एक्टिवेट किया। स्वूश! वो जू कई बे की तरफ लपका। उसकी रफ्तार एक दौड़ते हुए घोड़े जैसी तेज थी। लेकिन जब वो जू कई बे के पास पहुंचा, तो घोड़े का फैंटम गायब हो गया और एक जंगली सूअर के फैंटम में बदल गया। जंगली सूअर की आंखें लाल थीं, उसके दांत आगे की तरफ चुभे हुए जिससे एक खतरनाक ऑरा निकल रहा था। घोड़े की ताकत से चार्ज तेज होता था, जबकि जंगली सूअर की ताकत से टक्कर का असर ज्यादा होता था। फैंग युआन अब अपनी मर्जी से अपने जानवर के फैंटम्स बदल सकता था। फैंग युआन को अपनी तरफ आते देख जू कई बेई ने बिना किसी भाव के अपना मुंह खोला। उसका मुंह साफ सफेद दांतों से भरा हुआ था। इस पैल 2 बड़े दांत तेजी से बढ़े। उसके मुंह से बाहर आते हुए 2 हाथी के दांत प्रकट हुए। दांत अंदर की तरफ मुड़े हुए उनकी तेज और घुमावदार नोक जू कई बे की छाती में घुस गई। लेकिन उसके घाव पर कोई खून नहीं था, इसके बजाय संपर्क के क्षेत्र में एक शुद्ध सफेद कवच बन गया। एक दूधिया बर्फ की परत की तरह कवच तेजी से उसके ऊपरी शरीर पर बन गया। फैंग युआन जबरदस्त तरीके से आया। सही वक्त पर आए। जू कई बेई ने बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि एक कदम आगे बढ़ाया, अपनी कमर थोड़ी झुकाई और फैंग युआन के चार्ज को सीधे झेला। बम! एक जोर से टक्कर की आवाज आई और दोनों के कंधे टकराए। फैंग युआन 5 कदम पीछे हटा, जबकि जू कई बेई हवा में उड़ गया। इससे कई लोग हैरानी से चिल्ला उठे। ये कैसे हो सकता है? जू कई भी फैंग झेंग का मुकाबला नहीं कर सकता। ऑल आउट एफर्ट गू सच में बहुत पावरफुल है। अजीब बात है, फैंग झेंग के पास रैंक 3 पीक स्टेज कल्टिवेशन कैसे है? जैसे हाई फैंग युआन ने हमला किया, ब्रेथ कंसीलमेंट गू का असर खत्म हो गया और उसका रैंक 3 पीक स्टेज ऑरा सामने आ गया, जिसे कई लोगों ने जल्दी से नोटिस कर लिया। जू कई बे की आंख में थोड़ी हैरानी दिखी, लेकिन वो जल्दी ही गायब हो गई। वो जमीन से उठा, उस ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, सिर्फ उसके कंधे का कवच टूटा हुआ था। लेकिन जल्दी ही ये दरारें गायब हो गईं। कवच फैलता रहा, कुछ देर बाद उसके हाथ और कमर भी ढक गए। यह आइवरी आर्मर गू का असर था जिसे जू कई भी इस्तेमाल कर रहा था। आइवरी आर्मर गू एक रैंक 4 गू जिसका डिफेंस मजबूत था। लेकिन कमजोरी ये थी कि इसे बढ़ने में कुछ समय लगता था और इसमें लचक नहीं थी। लड़ाई खत्म होने के बाद गू मास्टर को इसे खुद तोड़ना पड़ता था। फैंग युआन ने अपना कंधा हिलाया, थोड़ा दर्द महसूस हुआ। पहले उसने गोल्डन शील्ड गू का इस्तेमाल नहीं किया था, सिर्फ ब्रॉन्ज स्किन, आयरन बोन्स और स्टील टेंडन्स का कॉम्बिनेशन उसके डिफेंस को असाधारण बना देता था। ताकत खुद पर और दुश्मन दोनों पर असर करती है। एक स्ट्रेंथ गू मास्टर के लिए डिफेंस की बड़ी जरूरतें होती थीं। पहले का हमला बस एक छोटा सा टेस्ट था। इस जू कई बे के पास जबरदस्त शारीरिक ताकत है। मेरे पुनर्जन्म के बाद से ये सबसे मजबूत दुश्मन है जिसका मैंने सामना किया है। ये एक ऐसा दुश्मन है जिसके पास जबरदस्त शारीरिक ताकत और डिफेंस है। फैंग युआन की निगाहें अंधेरी और डरावनी थीं जब वो फिर से लपका। बम बम बम! दोनों ने मुक्के बरसाए, हर बार उनके घुसे लग रहे थे और जू कई बे कमजोर पड़ रहा था। फैंग युआन ने स्वाभाविक रूप से उस बढ़ने का कोई मौका नहीं दिया, क्योंकि आइवरी आर्मर फैंग युआन के लोहे के मुक्कों से कई बार टूट गया और अपने पूरे रूप तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन जू कई बे की ताकत बढ़ती जा रही थी। वो शुरू में दबा हुआ था, लेकिन अब फैंग युआन के बराबर आने लगा था। ये कोई हैरानी की बात नहीं थी। फैंग युआन को जू कई बे की जानकारी से पता था कि उसके पास एक रैंक 4 हैबिचुअल स्ट्रेंथ गू था। ऑल आउट एफर्ट गू बहुत पहले विलुप्त हो चुका था, इसलिए उसकी जगह लेने के लिए मौजूदा स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर्स ने हैबिचुअल स्ट्रेंथ गू बनाया था। हैबिचुअल स्ट्रेंथ गू का निचला रैंक 3 स्टोर स्ट्रेंथ गू है।
स्टो स्ट्रेंथ गू एनर्जी जमा कर सकता है और धीरे धीरे हमले के बाद हमला कर सकता है, लेकिन इसे ऐसा करने में समय लगता था और इस दौरान गू मास्टर बिल्कुल हिल नहीं सकता था, इसलिए इसे आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता था। लेकिन रैंक 4 पर जब स्टो स्ट्रेंथ गू हैबिचुअल स्ट्रेंथ गू में रिफाइन हो जाता है तो ये कमजोरी खत्म हो जाती है। हैबिचुअल स्ट्रेंथ गू एक्टिवेट होने के बाद जू कई बेई की ताकत समय के साथ जमा होती जाएगी। साथ ही उस आजादी से घूमने की इजाजत थी। बम फैंग युआन के मुंह के जू कई बेई की छाती पर लगे, जबकि जू कई बेई का हाथ फैंग युआन के कंधे पर पड़ा। दोनों 6 कदम पीछे हट। इस बार ये एक ड्रॉ था, लेकिन फैंग युआन का मुक्का सुन्न हो गया था। इसके विपरीत जू कई बेई की छाती आइवरी आर्मर से ढकी हुई थी और यूएस पर सिर्फ कुछ दरारें थीं। जैसे जैसे समय बीतता गया जू कई बेई घूमता रहा और आइवरी आर्मर मोटा होता गया, जिससे जू कई बेई की त्वचा भयानक रूप से मोटी हो गई। जू कई बेई की ताकत अब दिखने लगी थी। ना सिर्फ उसके पास रैंक 4 येलो गोल्ड प्राइमेवल एसेंस था, उसके पास रैंक 4 गू वॉर्म्स भी थे। सिर्फ आइवरी आर्मर हाई फैंग युआन के स्टील टेंडन्स, आयरन बोन्स और ब्रोंज स्किन के कॉम्बिनेशन से टक्कर ले सकता था। चैप्टर एंड।